से अप डाउन होगा। Good morning, my dear students. Today also I am in front of you to teach you the lesson resources and the development. This is the next part of the resources and the development. In this part, we shall read about the land and types of soil. Total geographical area of India is 3.28 million square meter. It means that total land area, not area that can be used. In India, land use area is available for only 93% of the total area because land use reporting of north-eastern states except Assam and some part of Jammu and Kashmir has not been surveyed. 93% is said here because few areas of the states has not been surveyed. कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों की जमीन को अभी तक सर्वे नहीं किया गया है, वहां तक हम सर्वे कर नहीं पाए हैं। इस नाते 93% एरिया को ही हम अवेलेबल मानते हैं लैंड यूज में। Between 1960 to 61 and 2008 to 9 major changes took place in land use pattern. पहले जैसे जैसे डेवलपमेंट होते हैं, जैसे जैसे विकास होते हैं, तो लैंड यूज का पैटर्न यानी जो जमीन होती है उसको उपयोग करने का तरीका भी चेंज होता है, बदलता है। तो वी कैन सी on the screen also everything has been written. Area under forest is far less than 33%. जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है इंडिया की 33% फॉरेस्ट एरिया which is necessary for maintenance of the ecological balance as per the National Forest Policy in 1952. You know very well that forests, trees are very necessary for human life. So Indian government made a policy in 1952 that 33% of the total land will be as forest. तो 23% टोटल लैंड होगी वो फॉरेस्ट के रूप में होगी, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना, जो पारिस्थितिक संतुलन होता है, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए 33% लैंड का वनों से आच्छादित होना या पेड़ पौधों से ढका होना जरूरी है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर इज वेरी लो एंड स्टिल डिक्रीजिंग। और जो परमानेंट पास्चर, जो पशु हैं उनके चरने के लिए, जो जंगली जानवर हैं उनको चरने के लिए भूमि की आवश्यकता होती काफी कम है और अभी भी उसमें कमी आ रही है। Most of the other than current fallows of poor quality or cost of such cultivation is very high. कुछ fallows का मतलब होता है वो भूमि होती है जहाँ लगातार खेती नहीं हो पाती, एक साल में 2 साल में कभी आदमी मेहनत करता है वहाँ खेती हो पाती है, ऐसे लैंड्स को fallows लैंड कहते हैं। These lands are cultivated once or twice in about 2 or 3 years. 2 बार में, जैसा कि मैंने बताया, 2 साल में 3 साल में एक बार इनको कल्टीवेट किया जा सकता है। If these are included in net zone area, the NSA means net zone area, not National Security Advisor, consider it. NSA means net zone area will become 54%. तो ये 54% टोटल सोन एरिया, मतलब जिस पर हम फसलें उगाते हैं, बोते हैं, ये हो जाएगा। नेट सोन एरिया इन डिफरेंट स्टेट्स, सब अलग अलग स्टेट्स को लेते हैं। यू नो दैट इंडियन स्ट्रक्चर इज ए फेडरल स्ट्रक्चर एंड इंडिया इज डिवाइडेड इनटू different states. So we shall study about net zone area in different states. The pattern of net zone area varies widely between different states. It is over 80% in Punjab and Haryana due to intensive agricultural facilities. It is less than 10% in Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram and Andaman and Nicobar Islands. You know very well that the land of India is different types, अलग अलग प्रकार की जमीन है। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, ये टोटल मैदानी भाग में बसे हुए हैं।
अभी आप चले जाएंगे हिमाचल के कुछ हिस्से हैं, छत्तीसगढ़ है, या आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चले जाएंगे तो वहाँ भी अनइवन टाइप की जमीन है। तो कुछ जगहों पर 80% जो लैंड है उसका हम यूज करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में, वहाँ पे फैसिलिटीज भी ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, अंडमान और निकोबार आइलैंड हुआ, तो आइलैंड में उतनी जमीन होती नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये पहाड़ी राज्य हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर भी खेती लायक जमीन यानी एग्रीकल्चरल लैंड की फैसिलिटी काफी कम होती है। एंड इन इंडिया, इन दीज स्टेट्स, less than 10% of agricultural facility is available. Land degradation and conservation measures. लैंड का डिग्रेडेशन भी होता है, लेकिन उनको हम कैसे, जो उपाय हैं उनको कैसे हम उसको उसकी रक्षा करें, कैसे उसको बचाएं, इसके भी तरीके होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिग्रेडेड लैंड्स एंड आल्सो इंक्रीज द पेस ऑफ डैमेज टू लैंड कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस। मनुष्य ने जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ है तो वैसे वैसे उसकी जो डैमेज थी, जो नेचुरल कॉजेज से जो डैमेज होती थी, प्राकृतिक कारणों से जो जमीन का डैमेज होता था, उसको बचाने का काफी प्रयास किया गया है। वेस्ट लैंड्स आर डिग्रेडेड लैंड्स, और जो वेस्ट लैंड है वो ऐसी जमीन है कि जिनका मतलब वास्तव में कोई यूज संभव नहीं है। दीज इंक्लूड रॉकी, बैरन, एरिड, डिजर्ट एरिया। जैसे आप अभी चले जाइए राजस्थान के डिजर्ट्स में, वहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है, बालू ही बालू है, तो उसमें कोई फसल हम उगा नहीं सकते हैं, बंजर भूमि है, चट्टान है। तो ऐसी जगहों पर वो वेस्ट लैंड वही हैं अब बची हुई कि जो बिल्कुल बेकार है, यानी जिनका हम उपयोग कर नहीं सकते। करंटली इंडिया हैज अबाउट 130 million hectares of wasteland. It comprises 28% forest degraded area, 56% is water eroded, 10% is, अब इसमें ऐसे देखिए कि 50% जो वेस्टलैंड की एरिया जो वाटर इरोडेड है, कहीं ना कहीं पानी से आच्छादित होते हैं। आच्छादित का मतलब उनका क्षरण होता है। 10% ऐसी हैं जहां हवाएं तेज चलती हैं, 6% ऐसी हैं जहां ये सैलाइन और अल्कलाइन डिपॉजिट्स हैं, जहां खारी और क्षारीय जमीनें हैं, जहां पर कोई चीज, कोई फसल उग ही नहीं सकती है। तो इस तरह से कई प्रकार की भूमि है, कई प्रकार के कारण हैं। उन कारणों को आगे भी हम देखेंगे, और ये देखेंगे कि किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ माइनिंग एंड क्वारिंग operations have contributed in land degradation. Besides, natural factors like wind and water cause erosion of topsoil leading to land degradation. Mining and quarrying causes deep scars on land. Mineral processing like grinding of limestone or cement industry of calcite and soapstone. अब एक चीज हम ये देखें, जैसे कुछ भूमि है, कुछ जमीनें इस प्रकार की हैं कि जहां पे मनुष्य ने भी तमाम सारे काम किए हैं, यानी मनुष्य के नाते भी भूमि का ये जो भूमि कम हुई है। जैसे डिफॉरेस्टेशन, जंगल जहां होने चाहिए वहां से पेड़ों की कटाई हुई, इसके साथ ही जंगलों को काट करके या जमीनों पर जो खेती लायक जमीनें थी उस पर हमने फैक्ट्रियां डाली। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर हवा और पानी की उपलब्धता नहीं है, या इतना ज्यादा पानी है जैसे पानी ही पानी है, तो ऐसी भूमि का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। और जगह जगह जो माइनिंग होती है, जैसे हम कोल निकालते हैं या लाइमस्टोन निकालते हैं, जैसे कि जानते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, या सोप स्टोन होता है जो सिरेमिक इंडस्ट्री में जिसका हम यूज करते हैं, जैसे उसकी टाइल्स वगैरह बनाई जाती हैं। तो इस तरह से ये चीज, इन सारी चीजों के नाते भी भूमि का वो डिग्रेडेशन हुआ है। एरियाज एंड कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, अब हम यहाँ पर तफसील से देखेंगे, ग्राफ में देखेंगे कि वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन ज्यादा हुआ, कारण क्या है। जैसे कॉज एंड लैंड डिग्रेडेशन, वन पार्ट, एरियाज वेयर लैंड डिग्रेडेशन हैज अकर्ड, माइनिंग एंड क्वेरिंग। अब झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये ऐसी जगहों पे जहाँ पे माइनिंग बहुत ज्यादा होती है। और माइनिंग के लिए कहाँ पे कौन सी नेचुरल
चीजें हमको प्राप्त होंगी, नेचुरल मिनरल्स कहाँ पे प्राप्त होंगे, उसके लिए क्वेरी की जाती है। तो ऐसे में क्वेरी करने के लिए भी जमीनों को खोदा जाता है। जब खोदा जाता है तो जमीनें बेकार हो जाती है। वाटर लॉगिंग ड्यू टू ओवर इरिगेशन कॉजिंग इंक्रीज ऑफ सैलिनिटी एंड एल्किनिटी। अब पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ड्यू टू ओवर इरिगेशन, ज्यादा पानी के नाते यहाँ पानी लग जाता है, तो भी यहाँ पर जो है वो भूमि की उपलब्धता कम हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग भी होती है, जैसे ओवर ग्रेजिंग गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिली स्टेट ऑफ ओवर ग्रेज, यानी जो भी हैं इसको ऐसे कह सकते हैं कि दो तरह से इसका अर्थ लिया जा सकता है कि जहां उसको मतलब वनस्पतियों को नष्ट करना चाहे जैसे, तो वनस्पतियों के नष्ट होने से भी दिक्कतें आती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉजिंग रिटर्डेशन ऑफ वाटर इन पॉकेट्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया। अब पूरे देश में हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है। तो जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा से ज्यादा भूमि की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से भूमि की कमी होगी। जब एक उपयोग से दूसरे उपयोग में भूमि जाएगी तो उसमें कमी होगी। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन द मेथड्स गिवन बिलो कैन बी इम्प्लाइड। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको करके हम भूमि के डिग्रेडेशन को, यानी भूमि की कमी को, भूमि के क्षरण को कम कर सकते हैं। जैसे एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स। जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं, पशुओं की चरने की जमीन है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर लें और पेड़ लगाएं। डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के नाते जो जमीनें खराब होती हैं उसको हम ट्रीटमेंट के बाद ही उनको कहीं डालें ताकि वो भूमि को खराब ना करें। कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटी। जो हम विकास की दौड़ में, विकास की अंधी दौड़ में अधिक से अधिक ओवर माइनिंग करने की कोशिश करते हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। धरती से उतनी ही चीजें निकालनी चाहिए जितनी चीजों की हमको आवश्यकता है और हमारा काम चल सकता है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज एरिड एरियाज। एरिड एरिया का मतलब शुष्क क्षेत्र है जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं होती है। तो बहुत सारे कटीले ऐसे पौधे होते हैं जो बिना पानी के भी या बेहद कम बरसात के पानी से ही उग जाते हैं। उन जमीनों को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए वहां पर इस तरह के पेड़ लगाए जाने चाहिए। ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना चाहिए। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का मतलब होता है बालू के जो रेगिस्तानों में बड़े बड़े टीले होते हैं उन पर थॉर्नी बुशेस लगा दें, यानी कटीली झाड़ियां लगा दें। कटीली झाड़ियों को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती और ये बलुई जमीन पर भी आसानी से उग जाती हैं। तो इससे ये होगा कि ये जड़ से पकड़ी रहेंगी और जो बालू के टीले हैं यानी जो भूमि का क्षरण हो रहा है उससे बचाव हो जाएगा। और वेस्ट लैंड को भी मैनेज करें। जो वेस्ट लैंड बेकार की जमीन है उन पर भी हम ये देख सकते हैं कि कौन सी चीजें उगाई जा सकती हैं, उसका क्या उपयोग किया जा सकता है। आगे हम सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल्स क्या होती है, सॉइल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल्स बनी कैसे हैं, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। द सॉइल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू cm depth. Relief parents rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factor in formation of soil. जैसे मिट्टी बनी कैसे, सभी लोग जानते हैं इस बात को, ना जानते हो तो भी जान लेना चाहिए कि जैसे सूर्य का एक टुकड़ा है पृथ्वी, सूर्य का एक टुकड़ा गिरा, पृथ्वी बनी और करोड़ों करोड़ों वर्षों तक इसी तरह से आग के धधकते हुए ज्वाले की तरह से सब कुछ यहाँ जलता रहा। धीरे धीरे बारिश हुई, बारिश के बाद ये ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद तमाम सारे इसमें केमिकल जो है वो चेंजिंग आई। तो जगह जगह पे तरह तरह से केमिकल चेंजिंग आई और उस तरह से वहां पे मिट्टियां बनी। अब उसी आधार पर हम कैसे क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं या मिट्टियां किस प्रकार की होती हैं, तो हम मेजर सॉइल टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो बहुतायत में मिट्टियां पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे एक मैप भी आपके सामने है, उस मैप को भी देख सकते हैं। इंडिया हैज मेनी रिलीफ फीचर्स एज प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेटूज। तो ये मार्स हैं, प्लेटूज हैं। मार्स का मतलब दलदल होता है। तो यहाँ तमाम सारे प्लेटूज यानी पठार हैं, पहाड़ हैं, मैदानी भाग हैं। कैसे कैसे ये इस चीज को देखने के बाद ये इंडिया दिखाई दे रहा है। इंडिया को देखने के बाद यहाँ पर तमाम सारी चीजों को इंडिकेट किया गया है कि कहाँ पे कैसी मिट्टी है। जैसे एल्गोलाइल मिट्टी, रेड, येलो, ब्लैक, लेटरीट और इरीट कहाँ पर एरिया है, इसको
इस मैप के द्वारा आप आसानी से देख सकते हैं और देख करके समझ भी सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेशन है, इसी इंडिकेशन के द्वारा आसानी से चीजों को समझा जा सकता है। आगे सब हम एलुवाइल जो सॉइल है उसके बारे में देख रहे हैं, लेटराइट सॉइल के बारे में देख रहे हैं, रेड और ब्लैक सॉइल के बारे में देख रहे हैं। देखेंगे कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम लेटराइट सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती है। लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है और बहुत ज्यादा गर्मी होती है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी, ये जो जहाँ बहुत हैवी रेनफॉल होती है तो इस मिट्टी का, इस प्रकार की मिट्टी का यानी लेटराइट मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। जो हम्स होते हैं, ह्यूमस होते हैं, वो जैसे पेड़ पत्तों के तमाम जो सड़े हुए पेड़ पत्ते होते हैं इस मिट्टी में काफी कम पाए जाते हैं। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलरली द डीकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब सड़ने के लिए बैक्टीरिया की नीड होती है और बैक्टीरिया वहां पर हाई टेम्परेचर के नाते वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी बैक्टीरिया पनप ही नहीं पाते हैं। इस नाते खाद के रूप में ये पेड़ पौधे सड़ते ही नहीं है, और जब नहीं सड़ते हैं तो इस तरह की खाद इस मिट्टी को नहीं मिल पाती है। लेटराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिकेट डोजेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ज्यादा से ज्यादा खाद, ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर दे करके इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। These soils are mainly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and hilly areas of Odisha and Assam. इन जगहों पे ये पाई जाती हैं। After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea, coffee. Laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crops like cashew nut, काजू। तो ये टी के लिए, कॉफी उगाने के लिए या काजू उगाने के लिए इस तरह की मिट्टी ठीक होती है। एलुवाइल सॉइल, एलुवाइल सॉइल्स में होता है, इसका फॉर्मेशन पहले कैसे होता है। एलुवाइल सॉइल इज मेड अप ऑफ सिल्ट, सैंड, क्ले। इसमें कुछ सिल्ट होती है, सैंड बालू होता है और कुछ मिट्टी होती है। दिस इज रिपोर्टेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालय रिवर्स सिस्टम, द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, गंगा निकलती है, इंडस निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है। इट इज बिगर एंड कोर्सर इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर्स एंड बिकम्स फाइनर एज द रिवर फ्लोज डाउन। जैसे जैसे नदियां नीचे आती हैं उसी प्रकार से ऊपर से जो तमाम सारे पदार्थों को लाती हैं, ये मैदानी भाग में जैसे जैसे आती है पदार्थ भी आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, दिस सॉइल इज prevalent in the river valleys of the northern plains, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब एक चीज यहाँ पर हम आपको और बताते चले कि जो ये हमारी एरिया है, गंगा का विशाल मैदान, वास्ट एरिया ऑफ गंगा। जैसे हम अपने मैदान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम लोग जो बसे हुए हैं वो गंगा के विशाल मैदान में बसे हुए हैं, और गंगा नदी के द्वारा जो पानी और मिट्टी लाई जाती है, इसको माना जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। तो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, तो इस प्रकार की भूमि पर विभिन्न प्रकार की फसलें, या ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे अलग अलग प्रकार की फसलों को कम खाद में, कम पानी में पैदा किया जा सकता है। दिस सॉइल इज प्रेजेंट इन द रिवर वैलीज ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्ट्रिप्स इन गुजरात एंड राजस्थान, एज वेल एज इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन द डेल्टाज ऑफ रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, जैसे महानदी का है, कृष्णा नदी का है, कावेरी नदी का है। इनकी जो पठार हैं उन पठारों में भी ये चीजें पाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, एलुवाइल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवाइल, जैसे बांगर है, खादर है, सामान्य भाषा में बांगर कहते हैं, खादर कहते हैं। खादर हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर एंड कंटेन्स मोर फाइन पार्टिकल्स देन बांगर। अब दोनों का डिफरेंस होता है। जो बांगर मिट्टी होती है तो बांगर में कंकर कम होते हैं और खादर में ज्यादा होते हैं। न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स इसमें क्या क्या होते हैं। दिस सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। ये चीजें जो है, जैसे लाइम है, फास्फोरिक एसिड है, पोटास है, ये पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये चीजें इस मिट्टी में ज्यादा पाई जाती हैं, और ज्यादा पाई जाने के नाते
ये पैडी के लिए, व्हीट के लिए, शुगर केन के लिए और अन्य जो सीरियल फसलें हैं जैसे दालें हैं तो गेहूं के लिए, धान के लिए, गन्ने के लिए, अरहर के लिए, चने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये फसलें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और हम इसी क्षेत्र से आते हैं। Advice वाला more common in the Piedmont Plains that are the foothills, such as the Ras, Gos, Terry. It is more alkaline in drier areas and need fertilizers and good irrigation. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, वर्तमान परिस्थितियों में अधिक से अधिक फसल उगाने के लिए हमें अधिक से अधिक मैन्योर और फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब आज के समय में जो खेती की परिस्थितियां हैं, जो अन्य चीजों की परिस्थितियां हैं, उसमें काफी बदलाव हो गए। एंड दिस इज द एंड ऑफ माई लेक्चर फॉर टुडे। द नेक्स्ट डे आई विल टीच यू द रेस्ट पार्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ अर्थ एंड अदर टॉपिक्स next in my next lecture. Thank you all of you for today. यार इसको सुनाइएगा, कितना कितना मिनट हुआ?